नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे थार्नडाइक के सीखने के नियमों की। सीखने के नियम इन्हें इसलिए कहते हैं कि इन्होंने एक साथ कई नियमों को प्रतिपादित किया है अपने प्रयोग के द्वारा, और साथ ही साथ उन नियमों का कहीं न कहीं किसी न किसी अन्य नियम से जरूर अंतर संबंध होता है। तो अगर एक तरह से कहें कि कई नियमों का संश्लेषण थार्नडाइक के सीखने का नियम है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका नियम है। और इसकी अगर चर्चा करें तो इसमें जो प्रयोग किया गया, हालांकि बिल्ली पे, चूहे पे, मुर्गी पे इन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि ये पशुओं पर अध्ययन कर रहे थे उनके सीखने का क्या, किस चीज़ से उनका सीखना और अधिक संवर्धित हो सकता है, ताकि वो चीज़ वो मनुष्यों पर लागू कर सके। लेकिन जो इनका सबसे फेमस आपने सुना है कि जो प्रयोग है वह बिल्ली पर है। तो बिल्ली पर इन्होंने कौन सा प्रयोग किया उसको हम फिर शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। तो एक इन्होंने आपका पिंजड़ा लिया, पिंजड़ा ऐसा जिसमें एक दरवाज़ा होता है, और दरवाजे के ऊपर से जाता हुआ एक घिरनी होती है। घिरनी जाके अंदर जो आपका नीचे रस्सी लटकी होती है उसमें एक लीवर होता है। अगर कोई भी उस लीवर को दबाएगा तो वो जो दरवाज़ा ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ खुल जाएगा। तो यहाँ पे बिल्ली को सिखाना था कि दरवाज़ा कैसे खोला जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक तो बिल्ली वास्तव में जब एक पिंजरे में बंद होगी तो ऑटोमेटिक वो कूदेगी, फांदेगी। लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जो उसमें उसको बाध्य किया कूदने फांदने पर, कि एक बिल्ली जब भूखी थी और उसके नाक में अगर स्मेल जाए उसके फेवरेट जो खाना है, तो जैसे कि उन्होंने भोजन के रूप में मछली का चुनाव किया था, तो उन्होंने देखा कि जब बिल्ली तक मछली मतलब भोजन की महक गई तो बिल्ली कूदना फांदना शुरू कर देती है। कूदते फांदते गलती से उसका पैर जो है लीवर पर पड़ जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है, बिल्ली बाहर चली जाती है पिंजरे से और अपना भोजन कर लेती है। ये बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसमें कई गूढ़ रहस्य भी हैं। इनकी हम अगर चर्चा करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पिंजरा है, यहाँ पर लीवर है, बिल्ली है, कूदती फाड़ती है और ये पिंजरा खुल जाता है लीवर दबने की वजह से। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे आपको समझनी है कि पिंजरा लगाया क्यों। उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही कुछ मतलब ऐसे कोई अनुक्रिया करके उसको भोजन दे देते। लेकिन यहाँ पे ये आप ध्यान रखिए कि उन्होंने एक अवरोध का प्रयोग किया जो कि सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक हम बैरियर नहीं रखते हैं तो सीखने के लिए हमारा जो इंटेंशन है वो नहीं बढ़ता, हमारी मेहनत नहीं बढ़ती और सीखना उतना स्थायी भी नहीं होता है। नॉर्मली अगर बिल्ली को पिंजरे में डालें तो कूदेगी, फांदेगी, खोल लेगी, चली जाएगी। लेकिन एक विशेष परिस्थिति उन्होंने रखी भोजन की, एक अवरोध रखा उन्होंने, एक चालक रखा। भूख से एक तड़पती बिल्ली जो है वो चालक है, और यह जो खटका है यह सीखना है कि दरवाज़ा कैसे खुलता है। ये आपका जो दरवाज़ा है ये आपका बंद है और इसे अवरोध कहते हैं। इसमें जो अन्य चीज़ें हैं वो आप ध्यान दीजिए कि अनियंत्रित क्रिया जो कूदती फांदती है बिल्ली, वो तत्परता से भी आप इसको ले सकते हैं कि बिल्ली तत्पर हुई और कूद फांद रही है। संयोगवश उसे सफलता मिल जाती है, वह सफलता उसके लिए संतोषप्रद प्रभाव होती है, तो वह फिर से बार बार वो करती है अनुक्रिया और सही अनुक्रिया का चयन कर लेती है। मतलब सीखना, लीवर दबाएंगे और गेट आपका खुलेगा। फिर धीरे धीरे वो अभ्यास से उसका दृढ़ीकरण करके पूरी तरह सीख जाती है कि हाँ हमको सीधे लीवर दबाना है। तो यहाँ पे जो उन्होंने सिद्धांत दिया उसका पूरा, अगर हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट इनका समझ लें, जो इसका लक्ष्य है भोजन, यह इसका अवरोध है या इसकी चालकता है या इसका जो अनियंत्रित क्रियाकलाप है, तो इससे हम ऑटोमेटिक इनके सिद्धांत को डिफाइन कर सकते हैं। पहली चीज़
जो इन्होंने सिद्धांत के रूप में दी, तो इन्होंने दिया सीखने का नियम, और उसमें दो नियम दिए इन्होंने, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया। जैसे जो बिल्ली कूदती फाड़ती है, अगर वो कूदती फाड़ती नहीं तो वो लीवर नहीं दबाती और नहीं सीखती कि दरवाज़ा कैसे खुलता है। तो एग्जैक्टली इनका फर्स्ट जो आपका सिद्धांत है तत्परता, कि अगर तत्पर है बच्चा, ऐसा नहीं सीखेगा, लेकिन अगर बच्चा तत्पर है, जितना तत्पर है उतनी शीघ्रता से वह ज्ञान का अधिग्रहण करेगा। दूसरा इनका नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम मतलब वो तत्पर हुआ, उसने क्रिया की, और वो अगर बाहर जाए, निकल नहीं पाती या उसको भोजन नहीं मिलता, तो क्या वो वापस उस चीज़ को सीख पाती? ज़रूरी नहीं। लेकिन यहाँ पे इनका बताना ये है कि अगर प्रभाव आपका संतोषप्रद है तो बच्चा आपका जल्दी सीखेगा, और प्रभाव अगर कष्टप्रद है तो बच्चे की सीखने की गति बहुत ही मंद हो जाएगी। क्योंकि बिल्ली का जो प्रभाव था वह संतोषप्रद था, उसका भोजन था, तो इसलिए बिल्ली बार बार कूद फाड़ रही थी और वो अपनी त्रुटियों को कम करती गई, और क्या किया, उसने सीख लिया लीवर दबाना। अगली चीज़ जो है इन्होंने दी, जो तीसरा मुख्य नियम, वो है अभ्यास का नियम। उस बिल्ली ने अभ्यास किया, बार बार अभ्यास किया, और जितनी बार अभ्यास किया उतनी बार इसकी त्रुटियां कम हुई। इसीलिए इस नियम को प्रयास व त्रुटि का नियम भी कहते हैं, कि लगातार प्रयास से त्रुटि क्या होती, धीरे धीरे कम होती जाती है, और अभ्यास के द्वारा उसने अपने ज्ञान को सुदृढ़ किया, और वहाँ पे क्या हुआ, उसने सीख लिया कि लीवर कैसे दबाना है। इसी के साथ अगर बात करें इनके 3 मुख्य नियमों को शब्द में बांटने की, तो जो 3 मुख्य नियम है आप इनके, तो 3 मुख्य नियम वो है, जैसे तत्परता का नियम है, तो इसको बिल्ली से ना जोड़ के अगर देखें, तो जो एस और आर बंद है, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, क्योंकि भोजन यहाँ पहले प्रस्तुत हुआ है तो वह उद्दीपक का कार्य करता है, और बिल्ली बाद में रिस्पॉन्स करती है, अनुक्रिया करती है। तो जो एस आर बंद बनता है, उसका निर्माण होता है, वो तत्परता में होता है। तत्पर अगर बच्चा है तो वो जल्दी सीखेगा। कैसे? तत्परता में न्यूरॉन्स व संबंधी अंगों के मध्य क्या बनता है, एक बंध बनता है। मतलब तत्पर है मेंटली रूप से और उसके अंग भी कूद फाड़ रहे हैं, तो एक जो बंध बना वो एसआर बंध बना। प्रभाव में ये जब उसका जो प्रभाव है संतोषप्रद है, तो एस आर बंध क्या होता है, और ज्यादा परिमार्जित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर जैसे उसने संतोषप्रद प्रभाव उसको मिला, उसका एस आर बंध क्या हो गया, और ज्यादा मॉडिफाइड हो गया। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्चुअली उसने जान लिया कि मुझको लीवर दबा के निकलना है और मुझे भोजन लिखना। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो उसका लक्ष्य है वह निर्धारित हो गया, कि किस पथ से चलते हुए वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा, यही उसका प्रभाव है। अगर उसको कष्टप्रद मिलता, वह दरवाज़ा नहीं खुलता या उसे भोजन नहीं मिलता, तो वो वापस लीवर दबाने का प्रयास नहीं करती। अगला जो इनका नियम है अभ्यास का नियम, तो इसमें जो एसआर बंध है वो सुदृढ़ हो जाता है, ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और अभ्यास से वह उस सीखे हुए ज्ञान का अनुप्रयोग भी सीखता है, और साथ ही साथ नए जो ज्ञान अर्जित करता है वह उसको भी उपयोग में लाता है। तो ये आपका क्लियरिफिकेशन हो गया मुख्य नियम का। अब हम बात करते हैं गौण नियम की। तो गौण नियम भी इनके जो है वो 5 प्रकार के हैं। इनके जो गौण नियम है वह बहुअनुक्रिया, आंशिक अनुक्रिया, मनोवृत्ति, सादृश्य एवं साहचर्य का नियम है। तो यहाँ पे बहुअनुक्रिया का नियम मतलब क्या? एक चीज आपको ध्यान रखनी है, तो इसमें स्टिमुलस के प्रति इन्होंने कई रिस्पॉन्स दिए, R1, R2, R3, R4, R5, ऐसे कर करके कई रिस्पॉन्स देगा।
वो बिल्ली जाएगी यहाँ से यहाँ तक, इस सलाखों को लाएगी, मान लीजिए R1 हुआ, फिर इसमें निकलने का घुसने का प्रयास करेगी, R2 हुआ, फिर इधर उधर कूदेगी, लीवर दब जाएगा, R3 हुआ, दरवाज़ा खुलेगा, वो बाहर जाएगी और भोजन करेगी, R4 हो गया। तो इस प्रकार से इसने कई बहु अनुक्रिया करी। मतलब बहु अनुक्रिया का नियम अगर देखें, सैद्धांतिक इसका जो पक्ष है, तो उसमें नई परिस्थिति में कोई जो क्रिया होती है, मतलब कई प्रकार की अनुक्रियाओं से सम्मिलित होती है। कई प्रकार की अनुक्रियाओं से आपका तात्पर्य, हम कोई भी क्रिया एक चीज से नहीं कर सकते। हम खाना डायरेक्ट नहीं खा सकते। हम सब या तो खाना बनाएंगे या हमारे पास खाना मान लीजिए रखा भी हुआ है, तो हम हाथ धुलेंगे, हाथ से खाना तोड़ेंगे, मुंह में डालेंगे, उसकी पाचन क्रिया होगी वगैरह वगैरह। मतलब आप कोई भी काम एक क्रिया द्वारा नहीं करते। अगर आप एक क्रिया द्वारा करते हैं, मतलब एक ही आपका मतलब लीनियर अगर कोई वर्किंग प्रोसेस है, तो उसमें जो आपका सीखना होता है वो स्लो होता है। यदि बच्चा किसी क्रिया के प्रति बहुअनुक्रियाएं करता है, तो वो समस्या को जल्दी समाधान कर लेगा, साथ ही साथ सीख भी जल्दी लेगा। तो यहाँ पे जो उन्होंने नियम दिया बहुअनुक्रिया का, इसमें नई परिस्थिति में वह कई क्रिया करता है। मतलब जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंसता है, जैसे बिल्ली फंसी, तो वो कई क्रिया करती है, ना कि सीधे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। दूसरा इनका जो यहाँ पे सिद्धांत है, वो है आंशिक क्रिया का। तो आंशिक क्रिया मतलब अगर कोई एक क्रिया है, तो उसमें भी विश्लेषण के करने पर कई भाग उसके होते हैं, और उस आंशिक क्रिया में जो सुसंगत और असंगत तत्व होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम जो है सुसंगत जो तत्व है उसके हिसाब से चेन बनाते हैं और हम उस कार्य को पूर्ण करते हैं। जैसे आपको दरवाज़ा खोलना है, दरवाजे में ताले लगा, तो इसमें बहुअनुक्रिया ये नहीं कि आप इधर कूदेंगे उधर फांदेंगे। जो अलग क्रिया है वो अलग है। आपको खोलना है तो आप चाबी लेंगे, चाबी को ताले में डालेंगे, ताला खोलेंगे, ताला हटाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे। तो मतलब एक ही क्रिया में कई उसके विश्लेषणात्मक अंश जो है उसके द्वारा भी बच्चा सीखता है। मतलब अगर किसी कॉन्सेप्ट का विश्लेषण किया जाए, उसके क्रिया को छोटे छोटे भागों में बांटा जाए, तो बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकता है। इसके बाद आपका मनोवृत्ति का सिद्धांत है। तो मनोवृत्ति का सिद्धांत कहता है कि सीखना समग्र दृष्टिकोण व मनोवृत्ति निर्देशित करती है। आपका जो समग्र दृष्टिकोण है, संपूर्ण दृष्टिकोण है, और आपके जो मनोभाव है, मनोवृत्ति है, वही आपका सीखना क्या करती है, डिसाइड करते हैं कि आपको क्या सीखना है। वास्तव में आप कितना भी आंशिक क्रिया करा लो, कितना भी अनुक्रिया बहुअनुक्रिया करा लो, कितना भी प्रभाव दिखा लो, कितना भी तत्पर करने की कोशिश कर लो, लेकिन अगर बच्चे का माइंड सेट नहीं है कि हमको ये काम करना है, तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको करना ही नहीं है। तो ये टेंडेंसी होती है किसी चीज़ को सीखने की कि हमको ऐसा एटमॉस्फेयर मनोवैज्ञानिक रूप से क्रिएट करना है कि बच्चा उस चीज़ को करने के लिए खुद ही आगे आए। और अगर बच्चे की मनोवृत्ति या उसका झुकाव उस क्रिया के प्रति बढ़ जाता है, तो वह जल्दी सीखता है। चौथा इसका जो नियम है, सादृश्यता या अनुरूपता का नियम। सादृश्यता से संबंधित आपका जो पूर्व अनुभव है, उसका नई परिस्थितियों में प्रयोग करना ही सादृश्यता का नियम है। जो आपने, जैसे कि बिल्ली को जिस पिंजरे में बंद किया और इसने लीवर दबा के खोलना सीखा, कभी हो सकता है ये किसी कुएं में गिर जाए और कुएं में भी दौड़े, मान लीजिए कुएं में पानी नहीं है, मतलब किसी गड्ढे में गिर जाए और वहाँ भी दौड़े कि यहाँ भी कोई लीवर होगा, मुझे इसका दरवाज़ा खोलने का रास्ता मिल जाएगा। तो उसने जो पूर्व में सीखा, उस कोई भी व्यक्ति जो पूर्व में सीखता है, उस ज्ञान को नई परिस्थिति में जब प्रयोग करता है, तो यह आपका सिद्धांत सादृश्यता का सिद्धांत कहलाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार ही सीखने के थार्नडाइक के नियम को साहचर्यवाद या संबंधवाद भी
कहा जा सकता है। अगला जो आपका पॉइंट है लास्ट, साहचर्य। तो सादृश्यता मतलब हम एक जैसे देखने वाली परिस्थिति को, लगभग एक जैसे दिखने वाली परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करने का प्रयास करें। और साहचर्य में हम जैसे पूर्व में सीखे गए ज्ञान को उससे भिन्न नई परिस्थिति में अगर उस ज्ञान का उपयोग करना चाहें या संवेदनशील परिस्थिति जोड़कर सफलता प्राप्त करना चाहें, तो वह हमारा जो है आपका साहचर्य है। साहचर्य में आप क्या करते हो, अलग मतलब पूर्व में सीखा गया डिफरेंट है आपका काइंड का प्रॉब्लम है, और आप उसको नई बिल्कुल नई परिस्थितियों में क्या करते हो, उसको इस्तेमाल करते हो। तो यह आपका साहचर्य का नियम होता है। इसमें आप किसी चीज़ को मतलब दो घटनाओं को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हो, भले ही वो अलग अलग घटना हो। और इसमें आपका सादृश्यता में दो लगभग सेम दिखने वाली घटनाएं हैं जिसका प्रयोग आप एक दूसरे में करते हैं। अब इनके निहितार्थ की अगर बात करें, थार्नडाइक की जो एसआर सिद्धांत है, इसके निहितार्थ है कि यह मंद बुद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि त्रुटि से बच्चा सीखता है। तो अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है, उसका जो उसकी बुद्धि लब्धि है कम है, तो वो त्रुटि करता ज़्यादा है, और त्रुटि करने के बावजूद वो अभ्यास से, प्रभाव, संतोषप्रद प्रभाव से वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा। और त्रुटि से अधिगम का भी इनका सिद्धांत है। धैर्य रखने की बात कही गई है, मतलब बच्चा जब सीखता है इस प्रकार से, बार बार अभ्यास करता है और बार बार त्रुटि होती है, तो उसको धैर्य रखने का मतलब एक संबल मिलता है। और जागरूकता, सक्रियता, मानसिक रूप से सीखना, कौशलों को बार बार अभ्यास से सीखना, गंभीर चिंतन वाले विषय, प्रत्यक्ष एवं ज्ञानात्मक सीखना, प्रोत्साहन से सीखना, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालकता रूप, तीनों रूप से सीखना, और सक्रियता पर बल दिया जाना, साथ ही साथ प्रेरकों का प्रयोग किया जाना है। मतलब यहाँ पे जो लास्ट में उसको भोजन मिल रहा है, ये आपका पुनर्बलन का भी कार्य कर रहा है। तो उससे क्या होता है, वो संतोषप्रद आपका प्रभाव पुनर्बलन के रूप में स्वीकृत हो कर सकते हैं हम उसको, और उसके द्वारा कार्य के पुनः होने की संभावना भी है। अब देखिए यही चीज़ है कि इसमें इस सिद्धांत को इसीलिए सीखने का सिद्धांत कहते हैं। ये आपका जो पुनर्बलन इसमें लास्ट में जो मिला, मतलब जो संतोष पर प्रभाव हुआ, या आप कह सकते हैं कि उद्दीपक पहले प्रस्तुत किया गया, तो वो जैसे आपके पावलाव के कुछ सिद्धांत से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको समग्र रूप से एक अच्छा सिद्धांत मानने के लिए मजबूर करती हैं। हालांकि बहुत ही ज़्यादा इसका प्रसार करने की वजह से बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण नहीं किया गया, लेकिन हाँ अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ये हमारी कमी है कि हम उसको सही से माइंड में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कि हाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे तो फिर इनमें क्या अंतर है, कुछ अलग थोड़ी है, सीखना है। अब वो तो अलग अलग लोग बताते हैं कि सीखना कैसा होता है, हमको उस चीज़ को बस ये करना है कि सब चीज़ को विश्लेषण के रूप में सीखना है और संश्लेषित करके अपने दिमाग में भर लेना। तो ये था आपका धारणा का सीखने का सिद्धांत। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे।